नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बजरी घोटाले में सीबीआई की एंट्री की करेंगे। बूंदी जिले में बजरी के अवैध परिवहन और बजरी चोरी के मामले में सीबीआई की मुस्तैदी से जिले के अफसर्स में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि कई अफसर सीबीआई के रडार पर भी आ सकते हैं। उसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बजरी से जुड़े मामले को लेकर सीबीआई एक्शन में है। तस्वीरें बूंदी के हिंडोली की है। शनिवार को सीबीआई की टीम तालाब गांव में बजरी माफिया से जुड़े एक ट्रक ड्राइवर के घर पूछताछ के लिए पहुंची। सीबीआई से जुड़े अफसर कार्रवाई पर कुछ कहने से बचते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप है। दरअसल बजरी के अवैध खनन और परिवहन को लेकर हिंडोली के तालाब गाँव के एक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका डाली, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। मतलब साफ था, बजरी सिंडिकेट को लेकर अदालत मान चुकी थी कि स्थानीय अफसरों की सांठगांठ से माफिया के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती, और होती भी है तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है। अदालत की नजर में प्रभावी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की टीम ही कर सकती है। तभी अदालत के आदेश पर एक्शन में आई सीबीआई टीम की मुस्तैदी से अधिकारियों में हड़कंप मचा। माना जा रहा है कि कई अफसर सीबीआई के अब रडार पर आ सकते हैं। वैसे एसपी साहब आश्वस्त कर रहे हैं कि उनके जिले में अवैध खनन का कोई मामला नहीं। हाँ, बजरी के अवैध परिवहन की चंद शिकायतें जरूर आती है, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। जो बूंदी में है वो यहाँ से अवैध खनन का कोई है ही नहीं, क्योंकि बनास हमारे यहाँ किसी सीमा से नहीं लगती, तो अवैध खनन का हाँ जरूर यहाँ से कभी चोरी छुपे या परिवहन की शिकायतें आती है। उस पर पुलिस द्वारा समय समय पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है। जो माननीय न्यायालय के निर्देश थे उसके तहत भी हम भी वैसे भी है ना, जो समय समय पर यहाँ पे नाकाबंदी करते हैं। कुछ परमानेंट नाके भी यहाँ पे लगाए गए हैं। सभी एसएचओज को डायरेक्शन दिए हुए हैं कि किसी तरह का कोई अवैध खनन नहीं हो। एसपी साहब के दावे अपनी जगह, लेकिन सच यही कि बजरी के अवैध खनन और परिवहन के लिए बूंदी कुख्यात है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे एसीबी के जाल में कलेक्टर की। राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव खत्म होते ही कुछ ही घंटे बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने कलेक्टर के घर पर छापा मारा और कई घंटों तक तलाशी ली। आखिर पूरा मामला क्या था, इस रिपोर्ट में समझिए। भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी जारी है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है प्रदेश की एंटी करप्शन ब्यूरो। एसीबी की टीम ने दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने दूदू जिला कलेक्टर हनुमान लाल ढाका की सरकारी आवास पर रेड मारी और कई घंटों तक तलाशी ली और कई अहम दस्तावेज और रिश्वत मांगने के सबूत जब्त किए। बता दें, दूदू जिला कलेक्टर पर यह आरोप है कि उन्होंने एक फर्म संचालक की जमीन का रूपांतरण करने की एवज में 25 लाख की घूस की मांग की थी। हालांकि परिवादी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, जिसके बाद 15 लाख के बदले काम करने की डील फिक्स हुई, जिसमें से 7.5 लाख डाक बंगले पर मंगवाए जाने का खुलासा रिकॉर्डर से हुआ है। इस पूरे मामले में एक पटवारी की भी मिलीभगत मानी जा रही है, जिसको लेकर के एसीबी की दूसरी टीम ने पटवारी हंसराज के घर पर भी दबिश दी और सर्च की कार्रवाई की। आधी रात को शुरू हुई ये कार्रवाई शनिवार सुबह तक चली और यहां से भी एसीबी ने कई दस्तावेज जुटाए हैं। फिलहाल दूदू जिला कलेक्टर और पटवारी हंसराज दोनों से ही एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। ऐसे में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वो करेंगे कोटा से मिल रही बड़ी खबर का। कोचिंग सिटी से एक और छात्रा लापता हो गई। छात्रा का 8 दिनों से कोई सुराग नहीं लग सका है। तो बड़ी खबर कोटा से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और छात्रा लापता हो गई है। परिजनों ने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराई। पिछले 8 दिनों से छात्रा लापता है। यूपी के कुशीनगर की रहने वाली छात्रा बताई जा रही है, जो पिछले 8 दिनों से लापता है। तस्वीरें भी छात्रा के आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से लापता है। 2 दिन पहले परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक छात्रा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसे लेकर परिजन अब कोटा में डेरा डाले हुए हैं।
और बालोतरा से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रविंद्र सिंह भाटी को धमकी मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार है रविंद्र सिंह भाटी, जिन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है। धमकी में नाम रोहित गोदारा का लिखा हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी को सुधर जाने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि ठीक हो जाओ वरना जान से मार देंगे। तो धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरना प्रदर्शन में रविंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर वो जब लाइव संबोधन कर रहे थे, उसी दौरान ये धमकी उन्हें दी गई। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी को जान से मारने की धमकी दी गई। पहली तस्वीर भाटी के संबोधन की आप देख पा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर लाइव के दौरान जो धमकी दी गई, रोहित गोदारा नाम से ये धमकी मिली है। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी सुधर जाओ, थोड़े दिनों का ही मेहमान है, अगर समय रहते सुधरा नहीं तो। ये जान से मारने की धमकी तीखे तेवर यहां पर दिखाई दी है। रोहित गोदारा ने यहां पर लिखा है कि अगर वो सुधरे नहीं तो थोड़े ही दिनों के मेहमान है, यानी कि जान से मारने की धमकी रविंद्र सिंह भाटी को दी गई है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर संज्ञान भी लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले पर एक्शन लिया जाएगा। और अब बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी के हठ योग की। रविंद्र सिंह भाटी ने अपना धरना खत्म कर दिया है। रविंद्र भाटी बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर 4 घंटे से धरने पर बैठे थे। भाटी बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। भाटी को वार्ता के लिए एसपी ऑफिस के अंदर बुलाया गया। भाटी 2:43 पर वार्ता के लिए पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई, जिसमें पुलिस ने एफआईआर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वार्ता में एसपी कुंदन के अलावा एएसपी धर्मेंद्र यादव और अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी समर्थकों के साथ मारपीट और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बालोतरा एसपी कार्यालय के बाहर दोपहर 1:30 बजे से धरने पर बैठे थे। शाम 5:30 बजे धरना खत्म हुआ। भाटी ने मांग की कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एफआईआर बायतू पुलिस को सौंपी गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात महासंग्राम 2024 की कर लेते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दोनों चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में रहने वाले हर व्यक्ति के मन में 400 पार का नारा जम चुका है। प्रदेश की जनता ने फिर से पीएम मोदी और बीजेपी पर विश्वास जताया है। शेखावत ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। जो मैंने कहा था, दक्षिण में भी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अगस्त से लेकर मगध तक एक ही आवाज गुजरी है, अब की बार 400 पार। और साउथ में भी, दक्षिण में भी पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा जीतेगी। और ये विश्वास देश की जनता का मोदी जी के प्रति इसलिए है कि उन्होंने 10 वर्षों में जो कहा उससे कई अधिक करके दिखाया। तो लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया के बाद भी राजनीतिक सरगर्मियां कम होती नजर नहीं आ रही। अगर बात करें जोधपुर की और भाजपा खेमे की, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव पूरे होने के बाद भी खूब व्यस्त नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कहा यह जाता है कि थकान हो जाती है और थकान होने के बाद नेता अक्सर अगला दिन जो है वो रेस्ट के नाम पे बिताते हैं। लेकिन यहाँ जोधपुर में स्थिति बिल्कुल उलट है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया कार्यालय है वहां मौजूद है। बात करेंगे क्या कुछ दिनचर्या और क्या कुछ बदलाव आया है। अभी तो मुझे कोई बदलाव नहीं लग रहा है। पिछले 1 महीने 1.5 महीने से इलेक्शन की जो व्यस्तता थी, आज तो अब क्योंकि इलेक्शन जिस उफान पर जाता है, कार्यकर्ता इतने परिश्रम करते हैं, लगातार 1 महीने तक सब लोग शायद घर बार, भोजन पानी, व्यापार व्यवसाय सब कुछ भूल करके केवल एक ही काम, चुनाव के लिए काम कर रहे थे। तो वो जो उफान है वो धीरे धीरे सब सेटल होगा, सब लोगों से बातचीत होगी। मुझे क्योंकि पार्टी का निर्देश है तो मुझे आज रात्रि में और ये कार्यक्रम यहाँ का दींगा गवर का होने के बाद में मैं पंजाब जाऊंगा। अगले 1 महीने तक
अभी जो शेष बचे हुए 5 चरण के चुनाव हैं, उस 5 चरण के चुनाव में व्यस्तता रहेगी। महापर्व के रूप में देखा जाता है और संगठन का काम है, सभी लोगों को लगना पड़ता है। किस तरीके का फीडबैक आया है 8 विधानसभा से? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो आप लोगों को ज्यादा जो है धरातल से फीडबैक लेना चाहिए, लेकिन मैं पहले दिन ये कहा था आपको, चुनाव प्रचार जिस दिन शुरू नहीं हुआ था, टिकट मिला था उस दिन, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन भरा था उस दिन भी कहा था, जिस दिन सामने वाले प्रत्याशी का टिकट अनाउंस हुआ था उस दिन भी कहा था, जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा था उस दिन भी कहा था, जब प्रचार समाप्त हुआ था तब भी कहा था, और जब मतदान समाप्त हुआ तब भी कह रहा हूं, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। केवल जोधपुर में नहीं, 25 कमल खिलेंगे और 400 के पार जाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी यही किया गया है कि 25 की 25 सीटों पर कमल खिलने की तैयारी में है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तो भले ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव की गर्माहट कुछ कम हो गई हो, लेकिन बीकानेर की वर्षों पुरानी रेलवे फाटक की समस्या को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बवाल मच गया है। क्यों मचा है बवाल, इस रिपोर्ट में समझिए। रेल फाटक बंद होते ही थम जाता है शहर। कई समय पर नहीं पहुंच पाते दफ्तर, तो किसी की परीक्षा जाती है छूट। एम्बुलेंस में सांसों की डोर जाती है टूट। 4 दशक से हो रहा इंतजार, बीकानेर की सुध लो सरकार। दिन का वक्त, रोजी रोटी की आपाधापी, तभी ट्रेन की आमद की इत्तला पर रेल फाटक बंद हो जाता है। आप कहेंगे ये भला कौन सी समस्या है, हर आदमी को इस समस्या से 2-4 होना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ बात इतनी भर नहीं है। जी हाँ, बीकानेर में रेल फाटक ऐसी समस्या बनी हुई है जो पिछले 40 सालों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है। 40 सालों से, इसीलिए कि जिस वक्त रेल लाइन डाली गई तब ये शहर की जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे शहर का विस्तार हुआ और अब वो रेल लाइन शहर के बीचों बीच हो गई है। 40 से 42 साल पहले इसके समाधान को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन आज भी ये चर्चा तक ही सीमित है। दरअसल शहर के परकोटे से बाहर कोर्ट गेट से निकलते ही 2 रेलवे लाइन है जो शहर को 2 भागों में बांटती है। दिन में करीब 56 बार रेलवे फाटक कभी मालगाड़ी तो कभी रेलगाड़ी गुजरने के चलते बंद होता है, जिससे शहर 2 भागों में बंटकर रुक सा जाता है। ये कई वर्षों से चली आ रही है समस्या, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। तो आगे मतलब किसी भी सरकार का आना हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें लाभ होना चाहिए और समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। दरअसल कोटगेट टीएम रोड बीकानेर का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है। शहर के प्रमुख बाजार के रूप में बीकानेर का ये 1 किलोमीटर क्षेत्र खरीदारी का केंद्र है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र से मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट सहित तमाम सरकारी कार्यालय इस फाटक को पार करने के बाद ही आते हैं। फाटक बंद होने से कभी बच्चे परीक्षा देने नहीं पहुंच पाते, कभी कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते और कभी कभी तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है। भीड़ जो है परवशी हो गई है आम लोगों के लिए। इसका हल अब कोई निकलना चाहिए। जनता को कोई मतलब नहीं है, अंडरपास बने चाहे बाईपास बने चाहे ऊपर बने, इस फाटकों की समस्या से लोग निजात पाना चाहते हैं। इसको राजनीति से ऊपर उठ के आम जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए नेताओं को, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हर चुनाव में रेल फाटक मुद्दा रहता है। समस्या से निजात दिलाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन चुनाव निकलते ही नेता और पार्टियां इस मुद्दे को भूल जाती हैं। सत्ता गंवाने के बाद बीडी कल्ला एक बार फिर मुद्दे पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। 4 महीने सरकार के आने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ लोग बिना अधिकार के अनधिकृत रूप से कहते हैं इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, एलिवेटेड रोड बनाओ, तो उसके लिए बजट तो दो। बिना बजट के कैसे बनेगा? सरकार बदली, मैं एमएलए बना तो बनते ही मैं इसको लेके कलेक्टर साहब से मिला। तत्काल जो कलेक्टर उनसे मिला, मैंने उनको कहा कि अगर अंडरपास बनता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो समस्याएं सामने खड़ी है उनका मुझे हल बता दो। कांग्रेस रेल बाईपास की वकालत करती है तो बीजेपी एलिवेटेड रोड के पक्ष में तर्क गढ़ती है,
लेकिन करता कोई कुछ नहीं। इसीलिए जनता ये मान चुकी है कि नियत सही हो तो दोनों ही पार्टियां चुटकी बजाते समस्या का समाधान निकाल सकती हैं। पिछले लंबे समय से राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जन को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखने वाली बात अब यह होगी कि भाजपा और कांग्रेस में ठनी ये लड़ाई कब रुकती है और आम जन को कब तक इसका फायदा होता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। उधर घायलों से मिलने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए। दरअसल कल चुनाव के दौरान कई जगह चुनाव बूथों पर आपसी विवाद और मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए, कल चुनाव के बाद में शाम के टाइम और कल मतदान के दौरान जो घटनाएं हुई है वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है और एक जाति विशेष को करके टारगेट बनाकर और बदले की भावना से कि हमारे सामने एजेंट कैसे बैठ गए, इस दुर्भावना के साथ में ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। महिलाओं के साथ में इस तरीके से मारपीट करना, युवाओं के साथ में करना, ये बहुत ही लोकतंत्र के खिलाफ है। ये असामाजिक तत्व अपने थार का जो भाईचारा और अपनाए थे और जो हमेशा शांतिपूर्ण एरिया रहा, इसको माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा प्रशासन से, मेरी आईजी साहब से बात हुई, एसपी साहब से बात हुई कि जो भी घटना के अंदर लिप्त हैं, जो साजिश करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मुकदमा दर्ज करके और इनके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, क्योंकि ये जानलेवा हमला हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। दूसरे चरण में लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं लोकसभा प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। निर्वाचन विभाग ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया है। सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। तो राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। दोनों चरणों में 25 लोकसभा सीट पर 61.60% मतदान हुआ। पहले चरण में 12 सीटों पर जहां 58.28% वोटिंग हुई, तो वहीं दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 64.7% मतदान हुए। अब इंतजार है तो 4 जून का, जब नतीजे सामने आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। थम गया शोर, खत्म हुआ मतदान। प्रत्याशियों का दिल है बेकरार। सबको है 4 जून का इंतजार। राजस्थान में पहले चरण के मतदान में वोटरों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन दूसरे चरण में इसकी कमी भी पूरी हो गई। दूसरे चरण में 13 सीटों पर जमकर वोट पड़े। 19 अप्रैल को पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 57.87% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण की 13 सीटों पर 64.6% मतदान हुआ है, जो पहले चरण की तुलना में 6.73% ज्यादा है। पहले चरण में कम वोटिंग के टेंशन के बाद राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। हालांकि बात अगर सभी 25 सीटों की करें तो राजस्थान में 25 सीटों पर औसतन 61.6% मतदान हुए, जो पिछले साल से 5.11% कम रहा। दूसरे चरण में अच्छी वोटिंग ने खास तौर पर बीजेपी को काफी राहत दी है। वहीं कांग्रेस खेमे में कुछ तनाव है। माना जा रहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण वाली सीटों पर ज्यादा बेहतर हो सकता है। पहले चरण की कम वोटिंग से आलाकमान ने प्रदेश संगठन को दूसरे चरण की वोटिंग बढ़ाने को कहा था। हालांकि इस वोटिंग पैटर्न के संकेतों को दोनों ही पार्टियां डिकोड करने में जुट गई हैं। दूसरे चरण की 13 सीटों पर हुए मतदान की अगर बात करें तो बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए। यहाँ इस बार 74.25% मतदान हुए। पिछली बार यहाँ पर 73.30% वोट पड़े थे। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर 56% मतदान हुए। पिछली बार यहाँ पर 63.44% मतदान हुए थे।
अजमेर सीट पर 59.22% मतदान हुआ। यहाँ 2019 में 67.32% वोटिंग हुई थी। बांसवाड़ा सीट पर 72.24% मतदान हुआ। 2019 में यहाँ 72.90% मतदान हुआ था। भीलवाड़ा सीट पर 60.10% मतदान हुआ। पिछली बार यहाँ 65.64% वोट पड़े थे। चित्तौड़गढ़ सीट पर 67.83% मतदान हुआ। 2019 में 72.39% वोटिंग हुई थी। जोधपुर सीट पर 63.30% मतदान हुआ। यहाँ पिछली बार 68.89% वोटिंग हुई थी। कोटा सीट पर 70.82% मतदान हुआ। यहाँ पिछली बार 70.22% मतदान हुए थे। पाली सीट पर 56.80% के पार मतदान हुआ। पिछली बार यहाँ पर 62.98% वोटिंग हुई थी। राजसमंद सीट पर 58.01% मतदान हुआ। 2019 के चुनाव में यहाँ पर 64.87% वोटिंग हुई थी। झालावाड़ 12 सीट पर 68.72% मतदान हुआ। यहाँ 2019 के चुनाव में 71.96% वोटिंग हुई थी। जालौर में इस बार 62.56% मतदान हुआ। यहाँ पिछली बार 65.74% वोटिंग हुई थी। वहीं उदयपुर में इस बार 64.53% वोटिंग हुई। पिछली बार यहाँ 70.32% मतदान हुए थे। दोनों चरणों के मतदान के बाद 266 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पार्टियों से लेकर प्रत्याशियों का दिल बेकरार है और सभी को बस 4 जून का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और करेंगे हनुमानगढ़ से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर का। सरकारी स्कूल के टीचर पर बच्चियों से छेड़खानी के आरोप लगे हैं। पल्लू थाना में टीचर जयप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। छेड़खानी पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपी टीचर जयप्रकाश को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला भी जड़ दिया। ग्रामीणों में इस घटनाक्रम को लेकर भारी आक्रोश है। पूरब सर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर सरकारी टीचर के ऊपर छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप लगे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी टीचर जयप्रकाश को हिरासत में लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ में भी जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे घटना को लेकर ग्रामीण खासा आक्रोशित है। और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों।